नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज बात करते हैं शांता कुमार कमेटी की, शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों की और आखिरकार शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को क्यों मोदी सरकार का एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्लान कहा जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देश में कृषि और किसानों की बदहाली के बारे में हम सब जानते हैं। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के बारे में भी हम सब जानते हैं, जिन्हें वापस ले लिया गया और 13 महीने तक चले किसान आंदोलन के वो भी हम समझते हैं। इन्हें एक सिक्के के 3 पहलुओं के तौर पर देखा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ऐसे में एक सिक्के के 3 पहलू कैसे हो सकता है? तो इस पूरे मामले को विस्तार से समझने होगा। असल में इस कहानी की शुरुआत देश में कृषि और किसानों की बदहाली से शुरू होती है। लंबे समय से आजादी के से लेकर अब तक किसान किस तरीके से फसल का लाभकारी मूल्य चाहते हैं, फसल का लाभकारी दाम चाहते हैं और लगातार किस तरीके से खेती जो है एक ऐसा प्रोफेशन बन गई है कि जो युवा वर्ग है खेती से दूर जाता जा रहा है। एमएसपी का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है, फसलों का वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इसे कृषि और किसानों की बदहाली के तौर पर भी कहा जा सकता है। वहीं मैं जिस बात कर रहा था जिस सिक्के की, उस सिक्के के दूसरे पहलू में 3 कृषि कानून थे। इन 3 कृषि कानूनों को देश की कृषि व्यवस्था में सुधार के तौर पर लाए जाने का दावा केंद्र सरकार ने किया था। ये जो बात है दावे की, लेकिन इस सिक्के में 3 कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग करते हुए किसान आंदोलन की एंट्री हुई, जिसकी सफलता ने तीनों कृषि कानून वापिस हो गए। लेकिन देश में कृषि और किसानों की बदहाली का आलम बरकरार है और इसे दूर करने के लिए किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, एक प्रमुख मांग है। लेकिन सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार, अब सवाल ये है कि एक तरफ किसान और कृषि की बदहाली है, एक तरफ किसान संगठन एमएसपी कानून गारंटी कानून समेत कई मांग कर रहे हैं और इसको दूर करने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार किस बेस पर अगर किस थॉट के साथ 3 कृषि कानूनों को लेकर आई थी? बेशक केंद्र सरकार का उसका कुछ भी मानना हो, उसका पीछे बेस क्या है? ऐसे में माना जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप देश की कृषि व्यवस्था में रिफॉर्म का प्लान कर रही थी, जिस पर अभी भी ये भी माना जा रहा है कि इस पर अभी भी काम किया जा रहा है। मैं जानने की कोशिश करते हैं, आपको बताऊंगा कि आखिर शांता कुमार कमेटी की सिफारिश थी क्या, जिसे देश में कृषि रिफॉर्म का मोदी सरकार का प्लान माना जाता है। मैंने आपको बताया कि क्या पूरा का पूरा मजमून है। अब बात करते हैं शांता कुमार कमेटी की, कैसे बनी और उस कमेटी ने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी। शांता कुमार कमेटी का गठन केंद्र की मोदी सरकार ने 20 अगस्त 2014 को किया था। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शांता कुमार के नेतृत्व में बनाई गई इस कमेटी में 6 सदस्य और एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे। इस कमेटी को उच्च स्तरीय कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, खाद्य सचिवों और अन्य स्टेक होल्डर के साथ व्यापक विचार विमर्श कर अपनी सिफारिशें एक रिपोर्ट में 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी थी। अब इस टाइमलाइन का विशेष ध्यान रखिएगा कि कैसे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, बीजेपी की वापसी होती है और उसके बाद कैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए कमेटी बनती है। अब ये कमेटी क्यों बनी थी, इस बात को समझना होगा। शांता कुमार कमेटी का जो गठन हुआ था वो एफसीआई के पुनर्गठन के लिए किया गया था, यानी कि भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के लिए किया गया था। बात एफसीआई के पुनर्गठन की हो रही है, तो उसके लिए उससे पहले एफसीआई के गठन की कहानी को समझना होगा। असल में देश में गेहूं संकट को देखते हुए 1965 जो दौर था, देश में भीषण अकाल का भीषण जब देश में समस्या आ गई थी और जय जवान जय किसान जैसा नारा निकला था, तो उस दौरान 1965 में एफसीआई का गठन किया गया। उसी समय पर किसानों को लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने के लिए कृषि मूल्य आयोग भी बनाया गया। इसके मद्देनजर एफसीआई के 3 उद्देश्य निर्धारित किए, यानी कि एफसीआई क्यों बना ये जानना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एफसीआई का जो उद्देश्य है, इसमें किसानों को प्रभावी मूल्य का समर्थन प्रदान करना, यानी कि किसानों को प्रभावी मूल्य मिले उनकी उपज का, इसके लिए एफसीआई का काम है। साथ ही साथ दूसरा जो बड़ा काम है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस में अनाज की खरीद और उसकी आपूर्ति करना।
तीसरा जो लक्ष्य है, खाद्यान्न के बाजार को स्थिर करने के लिए अनाजों का एक रिजर्व स्टॉक रखना। ये 3 उद्देश्य एफसीआई के गठन के साथ निर्धारित किए गए। अब जब इन 3 उद्देश्य के साथ जब एफसीआई का अस्तित्व में आया था, तो एफसीआई के पुनर्गठन के लिए 2014 में गठित शांता कुमार कमेटी का जो उद्देश्य था, वो यही था कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऑपरेशन, अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण में एफसीआई की भूमिका को दोबारा व्यवस्थित करते हुए पीडीएस को, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, उस पर बेहतर बनाना था। अब इस कमेटी ने जब काम करना शुरू किया, इस कमेटी ने जब अपने तमाम स्टेक होल्डर से बात की, मुख्यमंत्रियों से बात की और तमाम जो रिपोर्ट्स को खंगालना बात किया, तो उसमें एक बहुत दिलचस्प फाइंडिंग निकल कर आई। शांता कुमार कमेटी ने जब काम करना शुरू किया, तो कमेटी को एमएसपी पर जो फाइंडिंग मिली, उसने देश की कृषि व्यवस्था और किसानों की परेशानियों की कलई खोल दी। कमेटी ने अपनी फाइंडिंग में 2012-13 के लिए जो एनएसओ है, एनएसओ के जो आंकड़ों से पाया कि जुलाई से लेकर दिसंबर, यानी कि 2012 जुलाई से लेकर दिसंबर तक जिन किसानों ने धान बेचा है, उसमें से केवल 13.5% किसानों ने ही इसको सरकारी एजेंसियों को बेचा, जिसमें एफसीआई और जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, वो जो एफसीआई के थ्रू ही काम करती है। जबकि जनवरी 2013 से लेकर जून 2013 के दौरान ये किसानों का जो अनुपात है, धान बेचने वाले किसानों का जो अनुपात था, वो 10% था सरकारी एजेंसियों को। इसी तरह गेहूं के मामले में जनवरी 2013 से जून 2013 के बीच केवल 16.2% गेहूं ही किसानों ने सरकारी खरीदी एजेंसी को बेचा। कुल मिलाकर खरीद एजेंसियों, सरकारी खरीद एजेंसियों को गेहूं और धान बेचने का जो देश भर का औसत आंकड़ा है, वो सिर्फ 6% ही है। सीधी सी बात है, कमेटी ने पाया कि एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसानों को ही मिलता है। अब कमेटी ने अपनी क्या सिफारिशें की, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको कुछ कमेटी की सिफारिशें बताता हूं। कुछ चुनिंदा सिफारिशें हैं जो खेती और किसानों को लेकर की गई हैं। एफसी कमेटी ने कई सिफारिशें की हैं, लेकिन किसान खेती से जुड़ी जो कुछ सिफारिशें हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ पर पे करूंगा। शांता कुमार कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि जिन किसानों के पास छोटी जोत है, वो अपनी फसल एमएसपी से कम बेचने को मजबूर होते हैं। ऐसे में कमेटी ने एफसीआई को किसानों की मदद करते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी से अनाजों की एमएसपी पर खरीद करने की सिफारिश की, जबकि एफसीआई को मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से खरीद बंद कर देने की सिफारिश की। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि एफसीआई को इन राज्यों में खरीद की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों को दे देनी चाहिए, क्योंकि इन राज्यों के पास खरीद और प्रबंधन का अच्छा अनुभव है। वहीं कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि निजी भागीदारी से वेयर हाउस बनाने पर जोर देना चाहिए, साथ ही देश के अंदर वेयर हाउस का एक मजबूत ढांचा भी बनाया जाना चाहिए। कमेटी ने इन सिफारिशों एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की, जिसमें कमेटी ने अपने सिफारिश में कहा था कि वेयर हाउस का स्टॉक अनाज के बदले, यानी कि कोई किसान अगर इन वेयर हाउस में अपना अनाज स्टॉक करता है, तो ऐसे में उन किसानों को 80% जिन किसानों जो उसका एमएसपी के आधार पर जो दाम आता है, उसका 80% अग्रिम पेमेंट या कर्ज लेने की सुविधा दी जानी चाहिए। और स्टॉक का जो अनाज है, जब किसान को बेहतर दाम मिले, किसान खुले बाजार में बेच दे, ऐसे में और जो पेमेंट किसान ने लिया है उसे वो चुका सकते हैं। कमेटी का मानना था कि इस व्यवस्था से केंद्र सरकार एमएसपी से नीचे फसलों के दाम जाने पर किसानों की नुकसान की भरपाई के तौर पर इस योजना का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं कमेटी ने अपनी सिफारिशों में लीवी यानी मंडी शुल्क को भी समान करने की बात कही थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरात, पश्चिम बंगाल में अनाज बेचने पर मंडी शुल्क या लेवी सिर्फ 2% ही लगती है, जबकि पंजाब में 14.5% वसूला जाता है। कमेटी ने इसे एमएसपी के 4% तक सीमित करते हुए इसे एमएसपी में ही शामिल करने की सिफारिश की हुई है। कमेटी ने, अगर दूसरी सिफारिश की एक बात करें, तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसानों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी। कमेटी ने देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी का जिक्र करते हुए हमने देखा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी इस साल 1,08 करोड़ के आसपास है। 1,08,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले बार तकरीबन 2,56,000 करोड़ रुपए थी। तो ऐसे में
कमेटी ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का जिक्र करते हुए, मैं इस बात को दोहराऊंगा जोड़ देते हुए, क्योंकि जो मौजूदा वक्त की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो किसानों के बजाय फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जाती है। तो इस सिफारिश में कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि ये जो सब्सिडी है, इस तरह की सब्सिडी है, वो सीधे किसानों के बैंक खातों में नकद दी जानी चाहिए। और कमेटी ने यह तय किया कि किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जानी चाहिए। वहीं कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा एमएसपी नीति की समीक्षा करने की सिफारिश भी की है। कमेटी ने कहा कि 23 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, लेकिन एमएसपी पर सबसे अधिक गेहूं और धान की खरीद होती है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में दालों और तिलहनी फसलों की कमी के बावजूद कई बार इनकी कीमत एमएसपी से नीचे चली जाती है। वहीं कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कई बार सरकार दलहनी और तिलहनी फसलों का इंपोर्ट काफी दाम में कर लेती है, इसका नुकसान भी किसानों को होता है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में एमएसपी पर दलहनी और तिलहनी फसलों की खरीद करने और उन फसलों का इंपोर्ट कम दाम में न करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि एफसीआई को अनाज की व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के लिए अनाज खरीद में राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निजी स्रोतों को मौका देना चाहिए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर को मौका दिया जाना चाहिए कि वो किसानों से सीधे अनाज खरीद सके। अब बात आती कि कमेटी की सिफारिशें हमने बताई कि मोदी सरकार का क्यों इसे एग्रीकल्चर प्लान माना जाता है। जब 3 कृषि कानून आए थे और 3 कृषि कानून जब आए थे तो ये माना गया कि 3 कृषि कानूनों के जरिए मोदी सरकार देश में कृषि व्यवस्था को बदलने चाह रही। वहीं जब ये कमेटी की रिपोर्ट जब शांता कुमार ने कमेटी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी तो माना गया कि ये पीएमओ के सुझाव पर इस तरह की रिपोर्टें बनाई गई है। ये एक चर्चा थी, इस चर्चा की सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता हूं, लेकिन उस टाइम पर ये चर्चाएं थी। अब जब 3 कृषि कानून लेकर आए गए, 3 कृषि कानूनों में जो वापस ले लिए गए हैं, तो उन कानूनों में इसकी झलक दिखाई दी। अगर हम लोग बात करते हैं कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण अधिनियम, जो एक पहला कानून था जिसमें देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के अधिक विकल्प मुहैया कराने का अब एक विकल्प दिया गया था। ये कानून ये कहता था कि किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता मिले और राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाई जानी चाहिए। मतलब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, इस कानून में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी। अब बात आती है कि जब ये किया गया था तो कैसे, तो इसी तरह का सिफारिशें कुछ कमेटी ने की थी। शांता कुमार कमेटी ने निजी प्लेयर्स को बढ़ावा देने की बात की थी। शांता कुमार कमेटी ने जो मंडियों में लगने वाली लेवी है उसको कम करने की बात की थी। तो अब ये दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो शांता कुमार कमेटी ने भी की थी। वहीं जो 3 कृषि कानूनों में जो दूसरा कानून था, कृषक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम, ये कानून कहता था कि इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानक और तय कीमत से अपनी फसल बेच सकते थे। कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ था। ये किसानों का जोखिम कम करता और फसल तैयार करने को खरीदारों की जगह पाकर ढूंढने को उनकी मदद करता। इस तरीके से ये था। और तीसरा था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो इसको इससे अनाज वाली फसलें हैं उन्हें बाहर निकालने की बात करता था। सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के टाइम पर ही अनाज की स्टॉक करने की बात कहता था। कुछ ऐसी ही सिफारिशें कमेटी ने अपने उस पर की थी, संभवतः जिनमें कुछ संशोधन के साथ 3 कृषि कानून लेकर आए थे। वहीं अगर हम लोग बात करें कि इसके बावजूद भी अब कैसे इस कमेटी की सिफारिशों पर काम किया जा रहा है, तो जो सीधी सब्सिडी देने की बात हुई थी, संभवतः मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा मॉडल अपना लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, जो सालाना किसानों को 6,000 रुपए देती है, उसे इसके एक मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि देश में जिस तरीके से किसानों को सीधी सब्सिडी इस योजना के माध्यम से दी जा रही है, तो ये इसको लेकर पहले ही कमेटी कह चुकी थी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि देश में अनाज भंडारण की व्यवस्था, उस टाइम पर ये 3 कृषि कानूनों में भी बात थी कि प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से देश के अंदर गोदाम बनाए जाएंगे। वो चीजें आकार नहीं ले पाई, लेकिन केंद्र सरकार देश की सहकारिता मॉडल में जो पैक्स के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी अनाज व्यवस्था बनाने जा रही है।
और ये अनाज व्यवस्था में ये निर्धारित किया गया, पैक्सों को ये राइट्स दिए गए कि कोई किसान अगर अपना अनाज स्टॉक करता है तो वो अग्रिम पेमेंट ले सकता है। इसके साथ साथ देश के अंदर तिलहनी और दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी समझा जा सकता है कि कैसे ये एक पैटर्न के तौर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक मॉडल है जिसके माध्यम से चीजें आगे बढ़ रही। ये हमारी सी छोटी सी कोशिश थी। जरूर बताइएगा ये हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।